नमस्कार। आज हम सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी भू राजनीतिक उथल-पुथल को डिकोड करने जा रहे हैं जिसकी गूंज सचमुच पूरी दुनिया महसूस कर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा मौजूदा टकराव और ये रणनीतिक नाकाबंदी, इसने ग्लोबल इकोनॉमी और सुरक्षा के पूरे परिदृश्य को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ जहां कूटनीतिक रास्ते बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन सैन्य रणनीतियों का सीधा असर हमारी और आपकी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर सतह के नीचे की सच्चाई को समझेंगे। हम देखेंगे कि आधिकारिक दावों के पीछे असल में क्या चल रहा है और दुनिया भर के बाजारों पर इस युद्ध के कितने गहरे झटके लग रहे हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक बेहद सख्त संदेश दिया। एक एआई जनित तस्वीर साझा की गई जिसमें वो राइफल लिए हुए हैं और बैकग्राउंड में धमाके हो रहे हैं, और इसके साथ एक साफ चेतावनी थी, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब और कोई शराफत नहीं। असल में ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता पूरी तरह से ठप हो गई है। इस्लामाबाद में जो दूसरे दौर की बातचीत होनी थी उसे अचानक रद्द कर दिया गया। वॉशिंगटन अब किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है और एक बेहद सख्त गैर परमाणु समझौते की मांग कर रहा है जो ईरान के यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से रोक दे। कूटनीतिक रास्ते अब बहुत तेजी से बंद होते दिख रहे हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम स्थिति को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। हम बात करेंगे हुर्मुज़ नाकाबंदी की रणनीति की, वैश्विक तेल बाजार के झटकों की, आधिकारिक दावों और ज़मीनी हकीकत के अंतर की, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहे दबाव की, और अंत में एक बहुत ही अहम टाइमलाइन की। आइए सबसे पहले इस मौजूदा सैन्य और आर्थिक रणनीति की ज़मीनी हकीकत को समझते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक बहुत ही अहम रिपोर्ट सामने आई है जो इस बात की पुष्टि करती है कि अमेरिकी प्रशासन असल में एक विस्तारित नाकाबंदी की रणनीति पर काम कर रहा है। उनका लक्ष्य सीधा है, ईरान की अर्थव्यवस्था और तेल निर्यात को इतना निचोड़ देना कि वो परमाणु आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो जाएं। और ये नाकाबंदी कहाँ हो रही है? होर्मुज जलडमरू मध्य पर, जो वैश्विक तेल व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। स्थिति यह है कि यहां से जहाज़ों की आवाजाही घटकर लगभग शून्य हो गई है। व्हाइट हाउस का मानना है कि सीधे बमबारी फिर से शुरू करने की तुलना में इस लंबी नाकाबंदी को बनाए रखना रणनीतिक रूप से कम जोखिम भरा है। अब जरा इसका दायरा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस रणनीति के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और महंगाई पर क्या झटके लग रहे हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस विस्तारित नाकाबंदी का सीधा असर क्या हो रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें उछलकर सीधे $117 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर तक पहुंच गई हैं। देखिए, जब दुनिया के तेल का इतना बड़ा हिस्सा जिस रास्ते से जाता है, अगर आप उसे ही ब्लॉक कर देंगे तो वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अफरा तफरी मचना तो तय है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो अतिरिक्त कीमत है जो आज पूरी दुनिया महंगाई के रूप में चुका रही है। अब जरा इस वित्तीय दबाव को अलग अलग देशों के नजरिए से समझिए। पाकिस्तान जैसे देश के लिए तो ये सचमुच विनाशकारी है। जहां उनका साप्ताहिक तेल आयात बिल पहले $300 मिलियन हुआ करता था, वो अब 167% उछलकर $800 मिलियन प्रति सप्ताह हो गया है। और दूसरी तरफ यूरोप को देखिए। यूरोपीय आयोग के मुताबिक इस हॉर्मुज़ नाकाबंदी की वजह से यूरोपीय संघ को हर दिन लगभग 500 मिलियन यूरो की अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ रहा है। एविएशन फ्यूल यानी विमानन ईंधन की भारी कमी का डर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अलग से डरा रहा है। तो क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा बताया जा रहा है? आइए व्हाइट हाउस के भीतर उभर रहे तनाव को गहराई से समझते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आधिकारिक बयान और जो ज़मीनी हकीकत रिपोर्ट की जा रही है उनमें बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ आधिकारिक दावा है कि ईरान की नौसेना और वायुसेना पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, रडार खत्म हो गए हैं और नाकाबंदी बिल्कुल अभेद्य है। लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस निजी तौर पर काफ़ी चिंतित हैं। उनका मानना है कि प्रशासन शायद सफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर और नुकसान को कम करके आंक रहा है। पेंटागन के भीतर भी भारी संदेह है। रिपोर्ट्स हैं कि मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को ईरानी ड्रोन से काफ़ी भारी नुकसान हुआ है, और सबसे बड़ी चेतावनी ये है कि ईरान के पास इतने ड्रोन्स और मिसाइलों का भंडार है कि ये युद्ध कई महीनों तक खिंच सकता है। और शायद इसी ज़मीनी हकीकत का असर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध से एक दूरी बनाई जा रही है। अमेरिका को उम्मीद थी कि नाटो के सहयोगी उसका पूरा साथ देंगे, लेकिन ब्रिटेन जैसे बेहद करीबी सहयोगी भी सार्वजनिक रूप से खुद को इससे अलग कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर का ये बयान बिल्कुल स्पष्ट करता है कि वो अपने देश को इस संघर्ष में घसीटने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे।
आइए अब अपना ध्यान वापस मध्य पूर्व की तरफ ले चलते हैं, जहां इस युद्ध ने भारी आर्थिक अस्थिरता पैदा कर दी है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने सऊदी अरब और यूएई के शहरों को कथित तौर पर इतना भारी नुकसान पहुंचाया है कि अब अमेरिका को शायद अपने इन क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए बड़े आर्थिक बेलआउट पैकेजों की जरूरत पड़ सकती है। और इसी उथल-पुथल के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना हुई। यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिबंधों और शैडो बैंकिंग पर प्रहार के कारण ईरान की अपनी अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। काले बाजार में ईरानी मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है, $1 के मुकाबले 1.8 मिलियन रियाल। और इस बाहरी संघर्ष के बीच ईरान के भीतर आंतरिक हालात भी काफी गंभीर हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरानी अधिकारी एक नए जासूसी कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। असंतोष को कुचलने के लिए अब तक कम से कम 21 लोगों को फांसी दी जा चुकी है और 4000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब हम इस पूरे घटनाक्रम के सबसे निर्णायक मोड़ पर आते हैं, वो कानूनी लगाम जो इस पूरी सैन्य रणनीति की दिशा तय करेगी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास असीमित शक्तियां नहीं हैं। 1973 का वॉर पावर्स रेजोल्यूशन एक ऐसा अमेरिकी कानून है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति बिना अमेरिकी कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी के 60 दिनों से ज्यादा समय तक युद्ध नहीं लड़ सकता। यानी इस मौजूदा युद्ध पर सचमुच एक उल्टी गिनती चल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्थिति कैसे बनती है। इस टाइमलाइन को देखिए। पहले दिन ये संघर्ष शुरू हुआ, 30वें दिन तक आते आते नाकाबंदी को बढ़ा दिया गया और कूटनीतिक वार्ताएं पूरी तरह से ठप हो गई। और अब वो 60 दिन की डेडलाइन बहुत तेजी से करीब आ रही है। जैसे जैसे ये समय सीमा पास आ रही है, अमेरिकी सांसदों पर मतदान कराने और इस युद्ध के भविष्य पर फैसला लेने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और अंत में ये पूरी स्थिति हमें इस एक बहुत ही अहम और ज्वलंत सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, क्या होगा जब ये 60 दिन की कानूनी मोहलत खत्म हो जाएगी? अगर अमेरिकी कांग्रेस इस युद्ध को आगे जारी रखने की मंजूरी देने से ही इनकार कर दे तो क्या होगा? इस फैसले के भू राजनीतिक परिणाम कितने विशाल होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आगे जो भी फैसला होगा वो न सिर्फ मध्य पूर्व का बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।